हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। बताएंगे आपको कैसे अक्षय ने चुराया शाहरुख खान का लक और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। बॉलीवुड स्टार्स के होते हैं अपने लकी चार्म्स. Some believe in numbers, some believe in gems, etc. But ever heard of a star believing somebody else's lucky charm? ऐसे ही देखने को मिला शाहरुख और अक्षय के बीच जब किसी एक ने चुराया दूसरे का लकी चार्म. More on this in our top story. कोई पहनता है हर फिंगर में सुपरस्टिशियस रिंग्स, कोई अपने नाम की स्पेलिंग कराता है चेंज, तो कोई बन जाता है नंबर्स का गुलाम। मगर बॉलीवुड में है दो ऐसे स्टार्स जो अपने लकी नंबर्स को छोड़ पड़ गए हैं एक दूसरे के लकी नंबर्स के पीछे, और वो दो स्टार्स हैं अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान। बस है कि अक्षय ने चुरा लिया है SRK का लक। कैसे? वेल, कीप वॉचिंग। चेन्नई एक्सप्रेस के इस ट्रेलर में आपको रोहित शेट्टी स्टाइल में काफी कार्स हवा में उड़ते हुए दिखेंगी, लेकिन हमारी आज की टॉप न्यूज का राज छुपा है इन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में। SRK जिस जीप को चलाते हुए दिख रहे हैं इन चेन्नई एक्सप्रेस, उसका नंबर है 555, जो कि उनकी पर्सनल कार का भी नंबर है। और हाल ही में हमने आपको ये खबर दी थी कि SRK is so obsessed with the number 555 that he has incorporated these digits in his mobile phone number as well। और अब SRK के इसी ऑब्सेशन को अपना लिया है अक्षय ने भी, क्योंकि वो भी SRK की ही तरह Once Upon a Time in मुंबई दोबारा में नजर आएंगे इन अ कार हैविंग 555 as its number plate। और खबर तो ये भी है that अपनी फिल्म Once Upon a Time in मुंबई दोबारा में अक्षय कुमार ने अपनी गाड़ी का नंबर 555 रखवाया है ऑन एकता सजेशन। अब फिल्म की ईद रिलीज डेट तो SRK ने चुरा ली, लगता है इसके बदले में अक्षय और एकता ने SRK की बेहद करीबी चीज चुरा ली है उनसे। अब देखना ये होगा कि SRK का ओरिजिनल लक आता है काम, या अक्षय का SRK से बोरो किया हुआ लक दिलवाता है उन्हें कामयाबी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर हम ले आए हैं एक जूसी लिंक अप, एंड दिस टाइम द लिंक अप इज नॉट दैट इजी टू बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि दिस टाइम इट इज सम ऑड कपल डेटिंग दीस डेज, एंड दैट्स नन अदर दैन शाहिद कपूर एंड हुमा कुरैशी। जी हाँ, इन दोनों के लिंक अप की न्यूज सुनकर आप भी उतने ही हैरान हुए होंगे जितने की हम। पर रूमर मिल्स की माने तो दीस डेज इन दोनों एक्टर्स के बीच काफी टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स हो रहे हैं। इतना ही नहीं, our sources say that शाहिद spent some time with हुमा कुरैशी nowadays। हालांकि इस न्यूज पर जो हमने इन दोनों एक्टर्स से बात करने की कोशिश की तो इनके मैनेजर्स और PR द्वारा हमें रिप्लाई आया नो कमेंट्स का। एंड ऑल्सो वी गॉट टू नो दैट पास्ट 2 months शाहिद इज way too busy shooting for his upcoming flicks that he really doesn't have time to date anyone। अब शाहिद के स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है ये तो वही बेहतर जाने, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शाहिद हैज बीन लिंक्ड विद सम B-Town एक्ट्रेस। शाहिद वाज आल्सो लिंक्ड विद बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन एंड नॉट टू फॉरगेट अनुष्का शर्मा एज वेल। बट ऑल दोस लिंक अप न्यूज़ डिडंट टर्न आउट वेल फॉर द एक्टर। वी होप सो दिस टाइम इट डज वर्क फॉर साशा इफ द न्यूज़ इज ट्रू। काउंटडाउन नंबर 9 पर सेट है एक एक्स कपल की जोड़ी, और वो है रणबीर दीपिका की, जो इन दिनों बॉलीवुड बाजार में काफी डिमांड में है। इस हफ्ते हमें तो यही अपडेट मिला कि दीपिका इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड फॉर इम्तियाज अलीज नेक्स्ट ऑपोजिट रणबीर कपूर। हालांकि जूम के सामने ही दीपिका ने ये जाहिर किया था कि वो रणबीर के साथ इम्तियाज अली की फिल्म में काम करना चाहेंगी। If I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. और जूम पर ही दीपिका ने अपनी इस ख्वाहिश को अधूरा छोड़ना ही बेहतर समझा। इम्तियाज अली को एक कॉल करेंगी और उनसे कहेंगी कि आपको रणबीर को वापस कास्ट करें। वो कॉल हुआ या नहीं हुआ आपका अब तक? अभी तक नहीं हुआ है। करेंगी? अभी करेंगी? नहीं, मतलब वो अगर वो होना है वो हो ही जाएगा। और लेट्स सी। पर अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि इम्तियाज की नेक्स्ट फिल्म के लिए उनका पूरा फोकस दीपिका पर सेट है, और इसकी वजह है ये जवानी है दीवानी की सक्सेस, जिसकी वजह से ऑडियंस में रणबीर दीपिका की जोड़ी के लिए चाह नजर आई।
and that's the reason Imtiaz wants this ex-couple to reunite once again for his film. वैसे इस अनटाइटल फिल्म के लिए आलिया भट्ट का नाम भी आया था और तो और खबरें तो ये भी गर्म थी कि इस फिल्म में रणबीर के साथ काम करने के लिए कटरीना कैफ इज सेंडिंग फीलर्स टू इम्तियाज। पर इन दोनों एक्ट्रेसेस को साइड में रख इम्तियाज seems to be interested in casting Deepika Padukone for the flick, and if all goes well with the schedule and scripting, we will yet again get to see ex-duo together romancing on screen. फिलहाल तो इस रूमर ने हमारे काउंटडाउन पर नंबर 9 की जगह ले ली है। काउंटडाउन नंबर 8 पर आ गया है जिया खान सुसाइड केस में एक अपडेट, बट दिस टाइम इट इज नॉट रिलेटेड टू द डिसीज्ड केस। इस बार जिया खान के सुसाइड केस में सलमान खान का नाम आने से हो गई है प्रॉब्लम। दरअसल जिया की आत्महत्या के बाद उनकी मॉम ने जब मीडिया को इंटरव्यू दिया तो ये कहा था कि सलमान खान ने सूरज पंचोली को जिया से दूर हो जाने के लिए कहा और इसी न्यूज ने बॉलीवुड में मानो खलबली सी मचा दी थी as Salman was dragged in the story for no reason। और जब ये न्यूज सलमान तक पहुंची तो he was very much upset to hear such news about him in which he is not even involved, and so Salman rather chose to give his clarification saying, I was not even aware of Suraj and Jia's relationship. I got to know of it through a news magazine। और सलमान के इस क्लैरिफिकेशन से जाहिर सी बात है कि जिया सूरज के रॉटन रिलेशनशिप के वो जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि अपनी नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड फिल्म में सलमान इज ऑल सेट टू कास्ट सूरज, पर आफ्टर जिया सुसाइड केस वन थिंग इज क्लियर कि सलमान का जिया और सूरज के रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। काउंटडाउन नंबर 7 पर किसी के लिए लॉस है तो किसी के लिए गेन। चलिए तो बता देते हैं कि जहां सैफ अली खान है प्रॉफिट में तो वहीं धोनी है लॉस में। नाउ लेट अस क्लियर टू यू कि ये प्रॉफिट लॉस का गेम है क्या। दरअसल एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, बट रिसेंटली हुए T20 टूर्नामेंट के स्पॉट फिक्सिंग में धोनी और उनकी वाइफ का नाम का जिक्र आना उनके लिए भारी पड़ गया है। Because of that, the brand managers rather chose to replace MS Dhoni with some other celebrity, but not cricket celebrity बल्कि बॉलीवुड सेलेब सैफ अली खान को इस ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए चूज किया गया। वैसे भी धोनी का इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला था, but the recent spot fixing made him lose on the brand, and Dhoni's loss was Saif's gain। इसलिए ब्रांड मैनेजर्स ने सैफ को इस क्लोथिंग ब्रांड के लिए साइन कर लिया, और जहां इस ब्रांड के लिए धोनी was charging 10 crore, सैफ ने इस कंपनी के 2 ब्रांड्स को एंडोर्स करने के लिए 10 crore चार्ज किए, which is like lessening the price for the endorsement, and in this way Saif got a brand which was once endorsed by Dhoni, which makes him number 7 buzzmaker this week। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर है दीपिका की चुप्पी ऑन अ पर्सनल मैटर। I think it's a very very personal thing. I think it's a very very personal thing. It's an extremely personal thing and I don't think it's right for me to be commenting on it. एक पर्सनल मैटर जिसमें जुबान खोलने से दीपिका हिचकिचा रही हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जिस दीपिका की चुप्पी उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी मिस्टर एक्स या फिर किसी नए लिंकअप के रूमर से बचने के लिए दीपिका ने लिया है चुप्पी का सहारा, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि अपनी लाइफ के किसी पर्सनल मैटर पर नहीं बल्कि रिपोर्टेडली उसी गुड न्यूज को लेकर लगाई है अपनी जुबान पर लगाम, जो बन गई है टॉक ऑफ द टाउन। और जब उसी रूमर के बारे में चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की कोस्टार दीपिका से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से कर दिया इनकार। शाहरुख तीसरी बार पापा बन रहे हैं और इस बार सरोगेसी के जरिए, उस बारे में क्या? You know, I think it's a very very personal thing. It's an extremely personal thing and I don't think it's right for me to be commenting on it. लेकिन जहां दीपिका ने इंटेलिजेंटली ये मैटर हैंडल किया, वहीं इस रूमर ने बनाया कई एजेंसीज को घनचक्कर। सुनने में आया कि SRK के घर आने वाली इस खुशखबरी के बारे में पूछताछ करने BMC के ऑफिशियल्स मंडे को शाहरुख खान के घर पहुंचे। BMC ऑफिशियल्स के विजिट का रीजन था प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का एलिगेशन। However, SRK को later this week इस मामले में क्लीन चिट भी मिल गया, बट एक दीपिका है जो फिर भी इस पूरे इशू पर एकदम शांत रही और बन गई इस वीक की नंबर 6 बाज़मेकर। It's an extremely personal thing and I don't think it's right for me to be commenting on it. Hi Sonam, hi Dhanush. Hi. Welcome to our show and thank you so much for being on our show. Dhanush, you're coming here for the first time, so thank you so much. Yeah. So tell me, how has it been being a part of Bollywood? Your first time here. Yeah, of course you are. I'm just part of this
vast film industry all over India, so I don't see myself categorized differentiated. Like it's a film industry, Indian film industry. Right. Yes, so I feel really happy and I feel blessed to be part of the film industry. Awesome. Sonam, what did you do to make him feel comfortable? I don't think I did anything special, honestly. Yeah. He's just an easy person to like kind of get along with. Yeah. You can see that, can't you? Yeah. Is she like very chatty, very bubbly while working? No. She was, no, we were doing a very, it's an intense love story, and Sonam was mostly concentrating on work with her lines. She's not like switch on, switch off actor. She gets into the mood and stays in the mood, and so mostly she was focusing on her work. So it was not like, so if we are shooting some happy scenes or some bubbly scenes, and then she'll be all hyper happy, listening to songs, making people hear songs and stuff. But if she's doing some intense scenes or some sad scenes or some angry scenes, she'll be in the mood, and you know, she'll be sitting in a corner with a book or something. That's how she works. So I really can't say if she was bubbly or anything, but she was always focused. What do you first think when Sonam was doing the film? It's like, who is this girl? No way, really? But really, what is your first reaction? I told my director like she will really fit the role, and but it was a very tough character to play. Playing Zoya is not very easy. He told me, I never thought you'd do it. Sonam, I mean, she's done very sweet roles on screen, but off screen she's this very glamorous girl. You know, she's known for being a fashionista and all that. Did you know about all that? Yeah, once I came here, I came to know about she's the fashion icon, fashion diva, and everything. But I really respect her for her acting abilities. Since I haven't seen her film before, I didn't know how to judge her as an actor. So I had my doubts whether if she would pull it off, because it is a very tough character to play, Zoya. It was like walking on a knife, this character. I respect her for her acting abilities. It's superb talking to you. Thank you, Dhanush. Thank you, Sonam. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कई मच जाएगा ऐसा। काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। अभिषेक के लिए जॉन ऑपोजिट लीड है और जॉन के लिए अभिषेक। जॉन से दोस्ताना 2 पर मिली इस लीड का मतलब तो यही है कि फिल्म में जरूरी नहीं है फीमेल लीड, और इसीलिए जॉन का ये एक्सक्लूसिव कन्फेशन है ऑन नंबर 4 इन अ काउंटडाउन। जी हाँ, दोस्ताना 2 की लीड एक्ट्रेस बनने की रेस में आने वाले एक्ट्रेसेस के अरमानों पर जॉन ने फेर दिया पानी। जॉन अभिषेक के नए दोस्ताने से कभी कटरीना कैफ का नाम जुड़ा तो कभी दीपिका पादुकोण को बताया गया मेकर्स की चॉइस। लेकिन प्रियंका के बाद दोस्ताना 2 का पार्ट बनने का सपना देख रही एक्ट्रेसेस को जॉन की ये बात थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है। मुझे तो सिर्फ अभिषेक और मेरे बारे में पता है, क्योंकि अभिषेक के लिए मैं लीड हूँ और मेरे लिए अभिषेक लीड है। अब बेचारे जॉन अपनी फिल्म की एक्ट्रेसेस डिसाइड ना होने की बात पर भले मजाक क्यों न करें। आखिर दोस्ताना के बाद आई कई दूसरी फिल्म्स के सीक्वल तक आ चुके हैं। वहीं अभिषेक जॉन की इस अपकमिंग फिल्म के मेकर्स दोस्ताना 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहे। दोस्ताना 2 जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। लेकिन कब करण? अब तो ये सवाल भी एक मजाक बन गया है और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी। इस वीक नंबर 3 पर है an exclusive update on the Chennai Express versus Once Upon a Time in Mumbai दोबारा update. Spoke to Jitu uncle also and they were very kind. Shobha ji, I think both of them were extremely kind about understanding, and I think it should be something that a lot of people should follow. It's unfortunate if 2 important films, and I think every film is important, not just Once Upon a Time in Chennai. I think all films are important which are made, and if one can amicably decide, so we are extremely thankful actually, the whole team, all of us on behalf of them, to Jitu Saab and wish the film all the best to Milan also. शाहरुख खान ऑन कैमरा जितेंद्र और बालाजी फिल्म्स को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की रिलीज डेट 1 वीक पोस्टपोन करने के लिए थैंक यू कहते नहीं थक रहे। लेकिन क्या बालाजी फिल्म्स में हर कोई चाहता था कि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन की जाए? वेल, फिल्म के डायरेक्टर मिलिंद लूथरिया की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो भी एसआरके की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं चाहते थे। I think the decision to move it by a week is a really good decision. It is a decision driven more by the producer and the distributors, and that's their world. But I support it. I'm happy about it. I thought that it would become very bitter
you know, fighting over cinema screens, fighting over hoardings, fighting over television spots, and talking about each other rather than talking about the movie would have been quite a mess. लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि मिलन लूथरिया उनकी टीम ने सबसे पहले ये अनाउंस किया था कि वो इस फिल्म को ईद पर रिलीज करने वाले हैं। ऐसे में मिलन के चेहरे पर थोड़ी मायूसी भी जरूर दिखी, लेकिन शाहरुख खान को अच्छा दोस्त बताकर मिलन बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। We had actually originally wanted to release the film on Eid, and then when this other film also decided on the same date, then I think they had a lot of meetings and they've sorted it out. But for me, Shah Rukh is a friend, and I didn't want any animosity around something as nice as a movie's release. You know, this is not war that we're going to; it's entertainment. So I think a good call. Well, अब फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। ऐसे में प्रोड्यूसर के कॉल पर नाराजगी जताकर कोई फायदा नहीं। तो फिर मिलन के पास भी इस फैसले को सही बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जूम को सोर्सेस से ये भी खबर मिली कि एकता कपूर अपनी फिल्म की ईद रिलीज डेट को लेकर काफी एक्साइटेड थी और उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि जब उन्होंने ईद पर अपनी फिल्म की रिलीज डेट पहले ही अनाउंस कर रखी थी, ऐसे में चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर सारी कंट्रोवर्सी खड़ी क्यों की। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए एकता को अपनी फिल्म पोस्टपोन करनी ही पड़ी और अब इस कंट्रोवर्सी का ये लेटेस्ट डेवलपमेंट बन गया है इस वीक का नंबर 3 बज़ मेकर। See Ravan and don't do what I've done in that film. शाहरुख खान किसे रावण देखने की नसीहत दे रहे हैं? See Ravan and don't do what I've done in that film. कौन है वो जिसे किंग खान ने दी है रावण की गलतियां ना दोहराने की सीख? वेल, इससे पहले कि सुनने वाले शाहरुख खान के जोक को कहीं से कहीं ले जाएं, हम ही आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। शाहरुख खान ने रावण देखने की एडवाइस किसी और को नहीं बल्कि अपनी को स्टार दीपिका को दी है। दरअसल हुआ यूँ कि जब शाहरुख से पूछा कि अपनी फिल्म रावण में उन्होंने एक साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले किया था और अब चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा ही कुछ करते दीपिका दिख रही है। ऐसे में शाहरुख खान ये सवाल तो बनता ही है कि क्या दीपिका को उन्होंने कुछ टिप्स दी इस रोल के लिए? लेकिन किंग खान का जवाब शुरू हुआ उसी सेंस ऑफ ह्यूमर से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। No, I just told her, see Ravan and don't do what I've done in that film. देखा आपने कैसे अपनी ही फिल्म का मजाक बना रहे हैं किंग खान। खुद पर इस तरह जोक करने की हिम्मत पूरे बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही दिखा सकते हैं और इसीलिए वो बन गए हैं हमारे काउंटडाउन पर नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 पर है इंटरनेशनल लेवल पर शो करने वाले ऑर्गेनाइजर्स का सरप्राइजिंग एक्ट। बॉलीवुड के खान्स का ये क्रेज हर इंटरनेशनल इवेंट्स पर देखने को मिलता है। अपने देश से दूर फॉरेन कंट्रीज में रहने वाली ये फैंस रात भर एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर बिना सोए बस अपने फेवरेट स्टार की एक झलक पाने के लिए होते हैं बेताब। और अब फैंस की इसी प्यार और दीवानगी को कुछ कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर कैश इन करने में लगे हुए हैं। जूम को खबर मिली है कि बहुत जल्द शिकागो में 100 इयर्स ऑफ सिनेमा को सेलिब्रेट करने के लिए एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां सलमान खान, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स पहुंचने वाले हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए इस कॉन्सर्ट के लिए ऑर्गेनाइजर्स कितने रुपए चार्ज कर रहे होंगे। 10,000 रुपए? नहीं, 20,000? वेल नॉट। 50,000 यहाँ तक कि 1 लाख रुपए भी नहीं, बल्कि इस कॉन्सर्ट के लिए फैन से लगभग 1,75,000 रुपए यानी $2,500 की डिमांड की जा रही है। अब जरा आप सोचिए, बॉलीवुड के 4 स्टार्स को बस सामने से देखने भर की कीमत है 1,75,000 रुपए। और साथ ही जूम के सोर्सेस को ये भी खबर मिली है कि जहां इस तरह के इंटरनेशनल शोज के टिकट्स महीनों पहले खत्म हो जाते थे, वहीं आज सलमान खान, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्टार्स की मौजूदगी के बाद भी इस कॉन्सर्ट की पूरी टिकट्स नहीं बिकी हैं। बॉलीवुड फैंस दुनिया के हर एक कोने में बसे हुए हैं और अपने स्टार से मिलने के लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स मनमाने ढंग से फैंस से पैसे वसूलते हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड स्टार्स को इस मामले में पहल करने की जरूरत है ताकि वो इस तरह की मनमानी पर रोक लगा सकें। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.